चलिए दोस्तों, भारत के भूगोल के अंतर्गत भारत के प्राकृतिक प्रदेश को हम देख रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने भारत के उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र को देख लिया था जो था हिमालय। ठीक है, आज हम भारत के प्राकृतिक प्रदेश के अंतर्गत प्रायद्वीपीय पठार की बात करने वाले हैं। अच्छा, एक चीज़ समझ लीजिए कि ये प्राकृतिक प्रदेश होता क्या है, यह मैंने नहीं बताया था। तो प्राकृतिक प्रदेश मतलब प्राकृतिक रूप से जो देश के अलग अलग विभाजन किए गए हैं प्राकृतिक रूप से। जैसे हम प्रदेश के रूप में क्या समझते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, राजस्थान हो गया, यह इस प्रकार से बनाए गए प्रदेश हैं। किस आधार पर? प्रशासनिक व्यवस्था के आधार पर। लेकिन प्राकृतिक रूप से या प्रकृति के द्वारा जो प्रदेश बनाए जाएंगे विभिन्न विशेषताओं के आधार पर, उनको प्राकृतिक प्रदेश कहते हैं। तो प्राकृतिक प्रदेश भारत के कितने कितने होंगे? एक देख लिया, उत्तर पर्वतीय क्षेत्र मतलब हिमालय। हिमालय के जस्ट नीचे एक आएगा गंगा का मैदान। ठीक है, इसकी एक अलग विशेषता है, हिमालय की अलग विशेषता है। और यह जो क्षेत्र है इस रेखा के नीचे, मतलब यह जो त्रिभुजाकार आकृति जो दिख रही है वह क्षेत्र प्रायद्वीपीय पठार कहलाता है। इसके अलावा छोटे छोटे बहुत सारे द्वीप समूह हैं, पश्चिम में भी और पूर्व में भी। तो इस प्रकार भारत के कुल 4 प्राकृतिक प्रदेश हम कह सकते हैं: हिमालय, गंगा का मैदान, प्रायद्वीपीय पठार और द्वीप समूह। ठीक है, तो प्राकृतिक रूप से बनाए गए यह प्रदेश है। चलिए, आज हम देखने वाले हैं प्रायद्वीपीय पठार। तो प्रायद्वीपीय पठार किस क्षेत्र को बोलेंगे, देखते जाइएगा। यह मैंने कल आपको बता दिया था, हिमालय है। हिमालय के जस्ट नीचे जो मैदान वाला भाग पाया जाएगा, मतलब उस मैदानी क्षेत्र से जहां पर से गंगा नदी गुजरती है, जिस क्षेत्र से गंगा नदी गुजरती है और जहां पर मैदान पाया जाएगा वह पूरा का पूरा गंगा का मैदान कहलाएगा। ठीक है, मतलब बेसिकली उत्तराखंड से चालू करते हुए, उत्तराखंड से होते हुए गंगा नदी जो है मैदान में प्रवेश करते हुए उत्तर प्रदेश, इस प्रकार से आगे अन्य राज्यों में प्रवेश करती है। तो उसके अंतर्गत आने वाले जितने भी मैदान हैं उसे गंगा या फिर गंगा यमुना का मैदान कहा जाता है। उसके नीचे वाले भाग को देखिए, यहाँ पर राजस्थान है, तो राजस्थान, उत्तर प्रदेश का कुछ भाग, ठीक, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उसके नीचे वाला भाग, मतलब ये सारे राज्य भी शामिल हैं, उसके नीचे आने वाले भाग को प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। ठीक, इसके बारे में कुछ विशेषता हम जानेंगे, देखते जाइएगा। सबसे पहले इसकी आकृति क्या है? त्रिभुजाकार, जो मैंने लिखा है। और एक और चीज कि भाई यह जो प्रायद्वीपीय पठार है यह भारत का सबसे प्राचीनतम भूखंड है। हिमालय के बारे में मैंने आपको बताया था कि यह नवीनतम भाग है भारत का, यह नवीनतम पर्वत श्रेणी है। गंगा का मैदान भी नवीनतम भाग है भारत का, लेकिन गंगा के मैदान के नीचे प्रायद्वीपीय पठार, अन्य भारत जो है वह प्राचीनतम भूखंड है। क्यों? क्योंकि इस पठार के बारे में यह है कि यह जो पठार, यह जो भाग है, ठीक है, भारत का, यह नीचे से तैरता हुआ आके इस भाग से टकराया था। तो इस भाग को कहा जाता था गोंडवाना लैंड। इस भाग को क्या कहा जाता था? गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड ऊपर आके यूरेशिया प्लेट से टकराया, मतलब हिमालय के ऊपर वाला भाग, चाइना वाला भाग, तिब्बत वाला भाग यूरेशिया प्लेट से टकराया और उस वजह से, टकराने की वजह से हिमालय की उत्पत्ति हुई। क्लियर हुआ? तो यह तैरते 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 जो प्रायद्वीपीय भाग है वो यूरेशिया में टकराया था, हिमालय की उत्पत्ति हुई। तो इस प्रकार हिमालय नवीनतम भाग, प्रायद्वीपीय पठार तो पहले से था, बस वो अपना स्थान चेंज करके इधर आया है, स्थान परिवर्तित करके इधर आया है। ठीक है, तो इस कारण इसे क्या कहा जाता है? गोंडवाना लैंड, इसका प्राचीनतम नाम, साथ ही साथ प्राचीनतम भूखंड है। और इसकी आकृति कैसे दिख रही है? मुख्य रूप से त्रिभुजाकार। ठीक, एक और चीज आप ये इस शब्द का मतलब समझ लीजिए कि प्रायद्वीप किसे कहते हैं? ऐसा द्वीप या ऐसा किसी भी स्थल का ऐसा भूभाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो, उसे प्रायद्वीप कहते हैं। तो देखिए, यह गुजरात से ऐसा यहाँ तक है समुद्र सीमा, और ये पूरा पश्चिम बंगाल, ये ठीक है, यहाँ पर इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर अरब सागर है, ठीक, और नीचे हिंद महासागर है भारत के दक्षिण में। बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर, तीनों ओर से समुद्र से घिरा है। तो यह मुख्य भूभाग जो है, ठीक, क्या कहलाएगा? प्रायद्वीप भाग, प्रायद्वीपीय भाग भारत का। क्लियर है सारे कॉन्सेप्ट इसके पीछे? कौन कौन से राज्य? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक, केरला, ये सारे भाग, मतलब उत्तर प्रदेश के कुछ भाग से लेकर नीचे वाले जितने भी राज्य आएंगे, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, बिहार हो, उड़ीसा हो,
इधर तमिलनाडु हो, ठीक है, यह सारे किसके अंतर्गत आ रहे हैं? प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत आ रहे हैं। तो ये हो गया प्राकृतिक विभाजन किसका? प्रायद्वीपीय पठार का। आगे और बात करें, ये तो हिमालय है, ये हिमालय इस प्रकार से फैला हुआ है पूरा, ठीक। इस भूभाग को, किस भूभाग को? प्रायद्वीपीय पठार के भूभाग को दो भागों में हम बांट सकते हैं। एक हमने कर दिया मध्यवर्ती उच्च भूमि, मध्यवर्ती उच्च भूमि। अब देखिएगा, यह जो क्षेत्र है, यह जो क्षेत्र है पूरा ऐसा, यह जो क्षेत्र है, थोड़ा सा झारखंड भी ले लीजिए, ये वाला जो क्षेत्र, इस क्षेत्र में आने वाले जितने भी पर्वत श्रेणियां होंगी उसको किसके अंतर्गत रखा गया है? मध्यवर्ती उच्च भूमि के अंतर्गत रखा गया है। तो यहां पर राजस्थान आएगा सबसे पहले, और राजस्थान अगर आएगा तो उसमें एक पर्वत श्रेणी का नाम आपको याद रखना है और वो है अरावली पर्वत श्रेणी, ठीक। आगे बात करें, यहीं पर राजस्थान में ही एक्सपांशन है किसका? किसका विस्तार है? मालवा का पठार का। मालवा का पठार के पूर्व में, उत्तर पूर्व में बुंदेलखंड का पठार, ठीक, और साथ में ये तीनों बुंदेलखंड, विंध्याचल और बघेलखंड का पठार लगा हुआ है। किसके पूर्व में? मालवा के पठार के पूर्व में, इधर तरफ, मतलब ये लाइन से फैले हुए हैं। अगर मालवा का पठार इधर है तो बुंदेलखंड, विंध्य तो काफी बड़ा है, और ये पर पूर्वी बघेलखंड का पठार, इस प्रकार से ये फैला हुआ है। समझते जाइए, बस स्थिति समझते जाइए, एकदम से याद नहीं करना है। याद ऐसे नहीं करना है कि किसकी स्थिति किस किस राज्य में होगी, इस प्रकार से प्रश्न नहीं बनेंगे। एक रफ आपको आइडिया, एक मोटा मोटी आइडिया आपको होनी चाहिए, इतना बस आप ध्यान रखें, ठीक है। तो मालवा का पठार बोले अरावली, अरावली पर्वत श्रेणी राजस्थान का भाग है, ठीक। बुंदेलखंड का पठार, विंध्याचल पठार, पूर्वी बघेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार। तो यह सारे पूर्व में आ रहे हैं, मतलब बुंदेलखंड के पूर्व में विंध्याचल आएगा, बघेलखंड आएगा, सॉरी माफ कीजिएगा, मालवा पठार के पूर्व में बुंदेलखंड, विंध्याचल, बघेलखंड आएगा, ठीक है। और सबसे इधर क्या? मालवा का पठार। स्थिति क्लियर हो गई। छोटा नागपुर का पठार याद रखेंगे, यह वाला जो भाग है, यह वाला जो भाग है, छोटा नागपुर का पठार आएगा, जिसके अंतर्गत मुख्य जो राज्य कवर करता है वो है झारखंड, ठीक है। झारखंड से लेकर छत्तीसगढ़ में भी इसका भाग है, मतलब महानदी छत्तीसगढ़ में बहती है, उड़ीसा में जाती है, उसके उत्तर भाग में छोटा नागपुर शुरुआत होती है और कहाँ तक जाती है? झारखंड में। तो ये छोटा नागपुर का पठार, ठीक है। मेघालय पठार की बात करें तो यह वाला जो क्षेत्र है यह मेघालय है, मतलब उत्तर पूर्व राज्य है हमारा, ठीक, मेघालय। तो यहाँ पर पाए जाने वाले पठार को क्या कहेंगे? मेघालय पठार, ठीक है। तो ये हो गए क्या? मध्यवर्ती उच्च भूमि की स्थिति। मैप के थ्रू मैंने बताने की कोशिश की, स्थिति बस समझ जाइए आप, ठीक है। चलिए, अब जैसा कि मैंने बताया था, राजस्थान में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी जो है वो है अरावली पर्वत श्रेणी, जिसके बारे में मैंने नीचे लिखा हुआ है, ये यहाँ पर, ठीक है। देखिए, संसार की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी अरावली होगी, संसार की, भारत की भी नहीं, संसार की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी अरावली है। देखिए, यह भूभाग है, ये तो प्राचीनतम है, ये तो पहले से बना हुआ था, जो तैरते हुए आके इस भाग से टकराया, तब हिमालय की उत्पत्ति हुई, मतलब इस भूभाग में पहले से पर्वत श्रेणियां रही होंगी, मतलब इस प्रायद्वीपीय भाग में पाए जाने वाली पर्वत श्रेणियां सबसे प्राचीनतम होंगी। उसमें भी सबसे प्राचीनतम अगर बात करें तो राजस्थान में पाए जाने वाली अरावली पर्वत श्रेणी संसार की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी होगी। अरावली का जो सर्वोच्च शिखर है, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं कि किसी भी पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, प्रश्न बनते हैं। अरावली का सर्वोच्च शिखर जो है उसको बोलेंगे गुरु शिखर। हाइट इतनी याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए 1722 मीटर गुरु शिखर आपको याद रखना है अरावली से संबंधित। अरावली से संबंधित एक और पर्वत श्रेणी है जिसको हम जानते हैं, स्कूल में पढ़ा होगा, नाम भी सुना होगा काफी बार, माउंट आबू, ठीक है। अरावली पर्वत श्रेणी का ही एक शिखर है माउंट आबू, और इसमें जैन तीर्थ स्थल है दिलवाड़ा, दिलवाड़ा जैन मंदिर, दिलवाड़ा जैन मंदिर, ठीक है। यह हो गया मध्यवर्ती उच्च भूमि और उसकी स्थिति इस वाले पूरे भूभाग में, ठीक। आगे हम आते हैं दक्कन का पठार, मतलब इस क्षेत्र को छोड़कर जो नीचे वाला भाग होगा, ठीक, बेसिकली कहाँ से, गुजरात के इस हिस्से से या महाराष्ट्र के इस हिस्से से, मध्य प्रदेश का कुछ भाग, छत्तीसगढ़ का कुछ भाग और ये झारखंड का दक्षिणी भाग वाला जो ये नीचे वाला क्षेत्र है, ये क्या कहलाएगा, दक्कन या डेक्कन का पठार वाला भाग। रेफरेंस लेते चलिए, गुजरात का उत्तरी भाग, मध्य प्रदेश का उत्तरी भाग, छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग मध्यवर्ती उच्च भूमि के अंतर्गत आएगा।
लेकिन इन्हीं सभी राज्यों के दक्षिणी भाग दक्कन पठार के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो मोटे मोटे तौर पर आपको राज्य पता होने चाहिए, प्रश्न नहीं बनेगा लेकिन। ठीक, तो ये हो गया दक्कन का पठार। आप देखिए इसके अंतर्गत आने वाले कौन कौन से मुख्य पर्वत श्रेणियां या पठार आते हैं। सतपुड़ा श्रेणी। अब देखिए सतपुड़ा और विंध्याचल में क्या डिफरेंस है। दोनों एक समानांतर पर्वत श्रेणियां हैं। विंध्याचल और सतपुड़ा दोनों समानांतर पर्वत श्रेणियां हैं। विंध्याचल गुजरात से चालू होकर पूरे झारखंड तक जाती है। कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं है, लगातार नहीं है, बीच बीच में इसमें गैप भी है। ठीक है, लेकिन हम मोटे मोटे तौर पर अगर एक्सप्लेनेशन के तौर पे देखें तो गुजरात से लेकर झारखंड तक जाता है कौन, विंध्य श्रेणी या विंध्याचल श्रेणी। उसी के पैरेलल थोड़ा नीचे आएगा सतपुड़ा और ये है विंध्याचल श्रेणी। दोनों समानांतर पर्वत श्रेणियां हैं। ठीक है, तो विंध्याचल के दक्षिण में कौन, सतपुड़ा। इस कारण सतपुड़ा को दक्कन के पठार के अंतर्गत आता है वो भाग। महाराष्ट्र पठार आएगा, मतलब महाराष्ट्र राज्य है, मतलब जितने भी राज्य आएंगे उस राज्य से संबंधित पठार आएंगे, चाहे वो महाराष्ट्र पठार हो, तेलंगाना पठार हो, आंध्र प्रदेश या उड़ीसा पठार हो, कुछ भी, है ना। महानदी बेसिन का बोलने का मतलब है कि छत्तीसगढ़ से उद्गम होकर महानदी का कहाँ जाता है, उड़ीसा की तरफ। तो उसके अंतर्गत आने वाले जितने भी मैदानी भाग हैं महानदी बेसिन के अंतर्गत आएंगे। उड़ीसा उच्च भूमि, उड़ीसा के अंतर्गत आने वाली उच्च भूमि। दंडकारण्य किसको बोलते हैं, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग और आंध्र प्रदेश के उत्तरी भाग को दंडकारण्य प्रदेश कहा जाता है। पश्चिमी घाट, देखिए पश्चिमी घाट ये महाराष्ट्र से चालू होके पूरा केरल तक, यह जो तटीय क्षेत्र में पर्वत श्रेणियां या घाटियां पाई जाएंगी उसको कहा जाता है पश्चिमी घाट। ठीक है, पश्चिम की तरफ है। पूर्वी घाट उड़ीसा के दक्षिण भाग से लेकर पूरा तमिलनाडु तक जाएगा। ठीक, इसको कहेंगे पूर्वी घाट। ये पूर्वी घाट है, ये पश्चिमी घाट है, तटीय क्षेत्रों में पाया जाएगा, पर्वत श्रेणियां बहुत सारी। ठीक है, तो ये हो गए, दो भागों में विभाजित कर लिया हमने किसको, प्रायद्वीपीय पठार को, भारत के प्रायद्वीपीय पठार को। चलिए ये हो गया नीचे वाला भाग। आगे कुछ महत्वपूर्ण बातें करते हैं इन दोनों भूभाग के संबंध में। चलिए देखिएगा दोनों को मिला के मैं कुछ तथ्य बताने वाला हूं। जैसे देखिएगा, राजमहल की पहाड़ी एक महत्वपूर्ण पहाड़ी हो सकती है जो डायरेक्ट नाम से पूछ दे एग्जाम में। तो राजमहल की पहाड़ी किसके अंतर्गत आएगा, छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार का जो विस्तार है वो कहां से कहां तक पाया गया था, मैंने आपको बताया, मुख्य रूप से झारखंड और उत्तरी पूर्वी छत्तीसगढ़। ठीक, छोटा नागपुर का पठार। लेकिन राजमहल की पहाड़ी जो है नागपुर का पठार का भाग तो है, छोटा नागपुर का पठार का भाग तो है, लेकिन कौन से राज्य में है, तो झारखंड आपको याद रखना है। अब आप बोलेंगे कि नागपुर तो महाराष्ट्र में है, लेकिन यहां पर कैसे हो गया छोटा नागपुर का पठार, तो ध्यान रखिए ये नागपुर शहर है और छोटा नागपुर का पठार जो है वो झारखंड में है। ये आप कंफ्यूज मत होइएगा। आगे बढ़े, उत्तरी पूर्वी भारत की पर्वत श्रेणियां के बारे में बात करते हैं। मतलब इस क्षेत्र में, इस भूभाग में, ये उत्तरी पूर्वी राज्य है हमारे भारत के, इसके अंतर्गत पाए जाने वाले पर्वत श्रेणियों के नाम हम याद करेंगे। नाम से याद करते जाइएगा, गारो, खासी, जैंतिया, मिकीर, रेंगमा। देखिए इतना नाम आप बस याद कर लीजिए, किस संबंध में, उत्तरी पूर्वी राज्य से संबंधित। ठीक है, तो इतना नाम याद करके क्वेश्चन जो आएगा एग्जाम में वो आपसे बन जाएगा कि ये बेसिकली किस क्षेत्र से है या किस राज्य से है। ठीक है, अगर ऐसा हुआ कि उत्तर पूर्व के एक राज्य का नाम दे दिया और बाकी जो है अन्य राज्य का नाम दे दिया तो आराम से आप गैस कर पाएंगे। ठीक है ना। गारो, खासी, जैंतिया, मिकिर, रेंगमा पहाड़ियाँ उत्तरी पूर्वी भारत की मुख्य पहाड़ियाँ हैं। ठीक, सतपुड़ा श्रेणी जो मुख्य रूप से कहाँ से चालू हो रही है, महाराष्ट्र से, कुछ भाग से मध्य प्रदेश के बाद फिर कुछ छत्तीसगढ़ के अंतर्गत सतपुड़ा श्रेणी है। सतपुड़ा श्रेणी की जो सबसे ऊंची चोटी है, नाम याद रख सकते हैं, धूपगढ़ 1350 मीटर, और दूसरी सबसे ऊंची चोटी है सतपुड़ा श्रेणी की, वो है अमरकंटक। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। पश्चिमी घाट की बात कर लेते हैं। पश्चिम तटीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली जितनी भी घाटियां हैं या पर्वत श्रेणियां हैं, तो इस तटीय क्षेत्र को पश्चिमी घाट कहा जाता है। ठीक, पश्चिमी घाट बोलना चाहिए भारत की दूसरी सबसे लंबी श्रेणी है। दूसरी सबसे लंबी श्रेणी है, तो भारत की सबसे लंबी श्रेणी कौन सी कहलाएगी, कौन सी पर्वत श्रेणी कहलाएगी, हिमालय।
सबसे प्राचीनतम, सबसे लंबी, दूसरे नंबर पे सबसे प्राचीनतम या सबसे नवीनतम, दूसरे नंबर से सबसे लंबी पाई जाने वाली पर्वत श्रेणी, ये सारी चीज़ें आपको नोट करनी है अच्छे से, ठीक है, याद भी करते जानी है। पश्चिमी घाट को एक और नाम से जाना जाता है जिसको कहते हैं सह्याद्री, सह्याद्री, ठीक है, सह्याद्री, जैसा आप बोलना चाहें, सह्याद्री, सह्याद्री, ठीक है। आगे देखें पश्चिमी घाट के अंतर्गत आने वाले कुछ तथ्य। अच्छा देखिए, कुछ कुछ महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणियां हैं महाराष्ट्र के अंतर्गत जो पश्चिमी घाट के अंतर्गत आते हैं, जैसे कलसुबाई हो गए, ठीक है, कलसुबाई, महाबलेश्वर, यह सारे महाराष्ट्र के अंतर्गत पाए जाने वाले पश्चिमी घाट के अंतर्गत आने वाले कुछ महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणियां हैं, शिखर हैं, ठीक। नीलगिरी, अब पश्चिमी घाट के अंतर्गत ही बता रहे हैं सारी चीजें। नीलगिरी एक पर्वत ग्रंथि है। पर्वत ग्रंथि मतलब किसी भी दो मुख्य पर्वत श्रेणी को जोड़ने वाली पर्वत श्रेणी को पर्वत ग्रंथि कहते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से नीलगिरी को पर्वत श्रेणी भी बोल सकते हैं, पर्वत ग्रंथि भी बोल सकते हैं, जो क्या करता है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को जोड़ता है, नीलगिरी पर्वत श्रेणी, ठीक। नीलगिरी पर्वत श्रेणी का एक शिखर है दोदा बेट्टा, नाम से याद रखें, पूछता है, दक्षिणी भारत की पर्वत श्रेणी, बहुत ही महत्वपूर्ण, दोदा बेट्टा, ठीक। और यह दोदा बेट्टा जो है दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। पूरी दक्षिण भारत की बात करें, मतलब कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ठीक है, इन सब के राज्यों की बात करें तो दक्षिण भारत कहलाता है। और इस दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेट्टा, ठीक। नीलगिरी पर्वत का भाग है, एक शिखर है। नीलगिरी पर्वत शिखर के पर्वत श्रेणी के एक और पहाड़ी को याद रखना है ऊटी, या पर्यटन स्थल के तौर पे आपको याद रखना है ऊटी। दक्षिण भारत का बॉलीवुड बोलते हैं ऊटी को, ठीक है, पर्यटन स्थल नाम भी सुना होगा आपने काफी। ऊटी किसका है, किसका भाग है, नीलगिरी पर्वत श्रेणी का भाग है। अब कुछ दर्रे, जिसमें पालघाट दर्रा के बारे में आप एक फैक्ट सुन लीजिए। पालघाट दर्रा तमिलनाडु को केरल से जोड़ता है। पालघाट दर्रा याद रखिए, तमिलनाडु की स्थिति कहाँ पर है, ये यहाँ पर तमिलनाडु है ऐसा, और यहाँ पर केरल, ठीक है, यहाँ पर केरल है ऐसा, ठीक। अब एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि तो केरल जो है वो दक्कन के पठार का भाग नहीं है, ये आप ध्यान रखें, ठीक। केरल को अलग ही रखा जाता है इसके अंतर्गत। इसके अंतर्गत आने वाले राज्यों में केरल को सम्मिलित नहीं किया जाता, उसको अलग ही रखा जाता है। मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं कि भाई वो पर्वत श्रेणियाँ या केरल जो है वो पश्चिमी घाट का पूर्ण रूप से हिस्सा है। दक्कन के पठार के अंतर्गत वो केरल राज्य को शामिल नहीं किया जाता, ठीक। आगे बढ़ते हैं, पालघाट दर्रा के बारे में हो गया, कुछ और बात कर लेते हैं। दक्षिण भारत के अन्य पर्वत श्रेणियाँ, उसके बारे में देख लीजिए। अनामलाई, नाम से याद करते जाइए कि कोई भी पर्वत श्रेणी पूछ दिया किस क्षेत्र से संबंधित है, एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि दक्षिण भारत में है, पश्चिम में है, या राजस्थान वाले भाग में है, या उत्तरी पूर्वी भाग में है, ठीक है। तो देखिए अन्नामलाई, पालिनी और इलायची पर्वत श्रेणियाँ दक्षिण भारत के प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ हैं। अब अन्नामलाई के अंतर्गत आने वाला एक सर्वोच्च शिखर है जिसका नाम है अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी प्रश्न बहुत पूछता है इससे, और यह जो अनाईमुड़ी है दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर है। पूरे दक्षिण भारत को ले लें तो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो है वो है अनाईमुड़ी, जो किस मुख्य पर्वत श्रेणी का भाग है, अन्नामलाई का। दूसरे नंबर पे कौन सा था, दोदा बेट्टा, जो किसका भाग था, नीलगिरी का। ये सारे क्लियर करते जाइए, ठीक। पालिनी के अंतर्गत आने वाला एक प्रमुख तीर्थ स्थल, माफ कीजिएगा, पर्यटन स्थल आपको याद रखना है कोड़ई कनाल। कोड़ई कनाल एक स्वास्थ्य वर्धक पर्यटन स्थल है, कोड़ई कनाल, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब एक और महत्वपूर्ण तथ्य मैं आपको बताने वाला हूं। उत्तर से दक्षिण, पश्चिमी घाट में उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ने पे, उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ने पे पश्चिमी घाट में कुछ प्रमुख दर्रे आपको मिलेंगे। उसका क्रम मैं बता रहा हूं, उत्तर से दक्षिण देखते जाइएगा। सबसे ऊपर मिलेगा थाल घाट, उसके नीचे मिलेगा भोर घाट, फिर नीचे मिलेगा पाल घाट, और नीचे मिलेगा सेनकोटा दर्रा या सेनगोट्टा गैप, जो आप बोलना चाहें, ठीक है। तो उत्तर से दक्षिण क्रम है थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, सेनगोट्टा दर्रा। यह महत्वपूर्ण तथ्य है। अभी हमने जितनी भी बात की यहां से यहां तक सभी पश्चिमी घाट से संबंधित हैं, ठीक है। इस प्रायद्वीपीय पठार से कुछ एक्सप्लेन करना रह गया है, और वो है पूर्वी घाट, जिसके बारे में मैं आपको अन्य अगले वीडियो में बता दूंगा। और साथ ही साथ इस हिमालय में पर्वत श्रेणी में, हिमालय पर्वत श्रेणी में पाए जाने वाले प्रमुख शिखर के नाम तो मैंने बता दिए हैं, लेकिन उनके ऊंचाइयों का क्रम मैंने आपको नहीं बताया है।
तो हिमालय पर्वत श्रेणी में पाए जाने वाले पर्वत शिखर एवं उनके ऊंचाइयों का क्रम और साथ साथ पूर्वी घाट के बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।